बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल में। और मैं ललित मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम श्वसन तंत्र बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन के कितने चरण होते हैं, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ये क्या होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, इसके बाद फिर हमने देखा था कि मानव जो श्वसन तंत्र है उसमें भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं। तो हमने उसमें देखा था कि नाक उसमें भाग लेती है, नाक पार्टिसिपेट करती है। नाक के बाद जो अगला अंग है एयर जिसमें एंटर करेगी वो है फेरिंग्स। नाक के बाद होता है फेरिंग्स, ग्रसनी, और फेरिंग्स के बाद होता है लैरिंग्स, कंठ, कंठ कंठ के बाद होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया इसको कहते हैं श्वास नली। और इसके बाद जो एयर है वो कहाँ जाती है, ये जाती है लंग्स में, ये जाती है फेफड़ों में, ठीक है। तो नाक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि नाक जो है इसके 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है, पहला क्षेत्र होता है वेस्टिब्यूल रीजन, फिर घाड़ क्षेत्र। इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसमें डस्ट पार्टिकल फिल्टर होते हैं, PM10 पार्टिकल जो है फिल्टर होते हैं। और यहीं पे इसी क्षेत्र में पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस का स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। दूसरा जो क्षेत्र था वो था ऑल्फैक्टरी रीजन का, जिससे हमें स्मेल आप सेंस पता चलेगा, गंध का पता चलेगा। और लास्ट वाला क्षेत्र जो था वो था रेस्पिरेटरी रीजन वाला, श्वसन वाला। वहां पे जो भी एयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा था नाक क्षेत्र के बारे में। अब ये जो ग्रसनी है, ये फेरिंग्स है, तो ये कौन सा वाला पार्ट होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो जैसे ये है माउथ कैविटी, और यहां से ये है नोज वाला पार्ट, ठीक, ये नोज वाला रीजन है। और अब क्या होगा, तो यहां से आप देखोगे यहां से ये 2 नलियां होती है फ्रेंड, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। तो ये वाली जो नली है ये है फूड पाइप, इसोफेगस जिसे कहते हैं। और ये वाली जो नली है ये है विंड पाइप, ये है विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है, ये विंड पाइप है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे भोजन भोजन जब हम खाएंगे तो भोजन जो है, भोजन के पार्टिकल जो है इस नली में आएंगे, और एयर के पार्टिकल नाक से होते हुए इस रीजन में आएंगे, इस ट्रेकिया में जाएंगे। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर भोजन और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इस रीजन को कहा जाता है फेरिंग्स, इस वाले रीजन को कहा जाता है फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है
हम कहेंगे कि यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का कॉमन पार्ट होता है। यह ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जहां पर एयर और फूड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछें कि वायु और भोजन एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं, तो आंसर होगा फेरिंक्स या ग्रसनी में काटते हैं। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कौन सा अंग जो है वो कॉमन होता है, तो आंसर होगा ग्रसनी कॉमन होता है। नॉर्मल भाषा में इसे घाटी कहते हैं। ठीक है, गांव की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो फेरिंक्स का कोई खास काम नहीं है, बस सिंपल हमें इसमें इतना ही याद रखना है कि ये जो है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का क्या होता है, एक कॉमन पार्ट होता है। इसमें भोजन और एयर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और काटते हुए जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, तो भोजन चला जाएगा ग्रास नली में, फूड पाइप में, और एयर जो है ये चली जाएगी कहाँ पे, ट्रैकिया में। ठीक है, एयर चली जाएगी ट्रैकिया में। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ग्रसनी के बारे में आप समझ चुके हो। अब बात आती है लैरिंक्स की, कंठ की। अब बात आती है लैरिंक्स या कंठ की। तो लैरिंक्स या जो कंठ है वो यहां से होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कंठ, लैरिंक्स कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा अलग से समझते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये एक बोन हो गई, हड्डी हो गई, और आप देखोगे इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो है इसे कहते हैं हाइड बोन। ठीक, ये जो है, ये जो बोन हमने बनाई है इसे कहते हैं हाइड बोन। जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि गले में एक यू आकार की, ये यू आकार की एक बोन पाई जाती है, इसे हाइड बोन कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये है ट्रेकिया का पार्ट, ये है ट्रेकिया। और ये जो है, ये जो है ये है थायराइड, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड उपास्थि। ये है थायराइड उपास्थि। ठीक है, थायराइड उपास्थि है, समझ गए। अब देखिए, कंठ जो लैरिंक्स है इसका फंक्शन क्या होगा, इसको समझते हैं। कंठ, हेडिंग लिखेंगे कंठ, लैरिंक्स, कंठ या लैरिंक्स। ठीक है, कंठ या लैरिंक्स, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ध्वनि उत्पादन, ध्वनि उत्पादन करना, आवाज को उत्पन्न करना, ये इसका फंक्शन होता है।
ठीक है, ध्वनि उत्पादन इसका फंक्शन होता है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो वोकल कॉर्ड पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड पाई जाती है। इसमें वोकल कॉर्ड एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है इस कंठ में, और वही पतली सी झिल्ली में क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, और उन वाइब्रेशंस को जीभ ब्रेन सेंस करता है, और उसी के हिसाब से क्या होगा, जीभ वर्क करती है और आवाज हमें निकलती हुई सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड पाई जाती है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होते हैं, वोकल कॉर्ड में क्या होंगे, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होंगे, और वाइब्रेशन से क्या निकलेगी, फिर साउंड यहां से प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो मेल होते हैं उनकी आवाज मोटी क्यों होती है, और जो फीमेल होते हैं उनकी आवाज पतली क्यों होती है। तो आंसर होगा कि मेल में जो मेल हैं उनकी वोकल कॉर्ड जो है ये मोटी होती है, तो ये 20 mm होती है, किसकी, मेल की। और फीमेल की, और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो वोकल कॉर्ड है ये 15 mm होती है, 15 mm होती है, और मेल की कितनी होती है, 20 mm होती है। तो हम कहेंगे कि इनकी आवाज मोटी होती है, और जो फीमेल है इनकी आवाज पतली होती है, इनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, तो जो लैरिंग्स है इसका फंक्शन क्या है, तो एक बार फिर से समझ लोगे कि लैरिंग्स का फंक्शन है ध्वनि का उत्पादन करना, और ध्वनि ये कैसे प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसमें वाइब्रेशन होते हैं, और यही वाइब्रेशन साउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेल है इनकी वोकल कॉर्ड की थिकनेस ज्यादा होती है, 20 mm थिकनेस होती है, और इसीलिए मेल की आवाज मोटी होगी, और फीमेल की जो थिकनेस है वो 15 mm होती है, कम होती है, इसीलिए फीमेल की आवाज जो है वो पतली हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं इसी कंठ के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर थायराइड कार्टिलेज पाई जाती है। 9 कार्टिलेज होती है, 9 उपास्थियां होती हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो उपास्थि है, ये उपास्थि के ऊपर ही क्या होगा, तो थायराइड ग्लैंड होगी। तो थायराइड ग्लैंड अलग है और थायराइड कार्टिलेज अलग है। ठीक है, तो थायराइड कार्टिलेज पाई जाती है, और थायराइड कार्टिलेज का ये जो उभार है, ये जो उभार आप देख रहे हो, तो थायराइड कार्टिलेज का जो उभार है, इसी उभार को एडम्स एप्पल कहा जाता है, इसी उभार को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। तो पहले आप इतना नोट करोगे, फिर हम एडम्स एप्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलो अब देखिए, इसी गले में, इसी कंठ वाले स्थान पे, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो लैरिंक्स है, तो इसमें कुल 9 उपास्थियां पाई जाती हैं, 9 उपास्थियां पाई जाती हैं, जिसमें ये जो थायराइड कार्टिलेज है, जिसमें थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी उपास्थि जो गले में पाई जाती है उसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, और इसी के उभार को, इसी में उभार आ जाता है, तो इसी के उभार को कहा जाता है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल कहा जाता है, या इसी को कहते हैं टेंटुआ। गांव में आपने खूब नाम सुना होगा टेंटुआ,
कि तेरा टेटुआ दबा दूंगा, है ना। तो टेटुआ का मतलब क्या है, तो यहां पर आप देखोगे ये गले में बाहर की तरफ एक हल्का सा उभार होता है ऐसे, तो उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये जो उभार है तो ये कहां पे होगा, तो हम कहेंगे कि ये थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होता है टेटुआ, और ये मेल में पाया जाता है। ये अधिकतर मेल में पाया जाता है। उभार जो है अधिकतर किसमें मिलेगा, मेल में मिलेगा, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है, या कह लो ना के बराबर होता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अंग है जो फीमेल में नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा कि एडम्स एप्पल या टेटुआ या ये जो उभार है ये फीमेल में ना के बराबर होता है या बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो अगर आप किसी फीमेल से कहते हो कि तेरा टेटुआ दबा दूंगा, तो ये एक समझ लो नॉनसेंस बात है, क्योंकि टेटुआ जो है उनके गले में नहीं पाया जाता है। ये केवल किस में पाया जाता है, ये केवल मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। बड़ा सा उभार आपने देखा होगा, ठीक है। वो वो बाहर की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि गला जो है बड़ा सा हो जाए, तो वो तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, वो तो घेंगा हो जाएगा। यहाँ पे होता है हल्का सा, ठीक है, उभार। क्लियर इतनी बात, तो इसको नोट करोगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका जल्दी से, ठीक है। अब देखोगे इसके बाद यहीं पे इसी फिगर को जरा समझते हैं, इसी फिगर को जरा समझते हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉल्ब होता है, यहाँ पे एक बॉल्ब होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस बॉल्ब। तो इसी कंठ के ऊपर एपिग्लॉटिस बॉल्ब पाया जाता है। इसी कंठ के ऊपर एपिग्लॉटिस बॉल्ब पाया जाता है, जो क्या करेगा, तो जैसे ही हम भोजन खाएंगे वैसे ही ये इसको बंद कर लेगा और भोजन जो है सीधे यहां चला जाएगा ग्रास नली में, ठीक है। और जब हम सांस लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ये सांस नली में भोजन को जाने से रोकता है। कौन, एपिग्लॉटिस बॉल्ब। कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी पीते पीते हमारा ध्यान कहीं अंत होता है, या खाना खाते खाते ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है, तो उस टाइम पे फंदा पड़ जाता है, उस टाइम पे खांसी आती है। तो रीजन क्या है इसका, तो रीजन है कि खाते खाते जो भोजन के कण हैं, जो भोजन के कण हैं या जो जल के कण हैं, वो श्वास नली में चले जाते हैं और यहां से बैक प्रेशर होता है। और ये सब कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो एपिग्लॉटिस जो है ये कहां पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये कंठ के ऊपर पाया जाता है, कंठ के ऊपर पाया जाता है, कंठ के ऊपर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होगा, तो यह भोजन को किसमें, ट्रेकिया, श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक, श्वास नली में जाने से रोकता है, ये इसका काम होगा, ठीक है, ये इसका काम होगा। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो है वो है ट्रेकिया, अगला है ट्रेकिया, और उसके बाद फिर लंग्स। देखिए इसको आप इस तरह से समझोगे, ये ऐसे, ये एपिग्लॉटिस हो गया और ये हो गई ट्रेकिया। फिगर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरा। कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्या हो जाएंगे, इसकी ब्रांचेस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कुछ गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर आपको उसमें दिखाई देते हैं। दोनों फेफड़े में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पे मैं एक फेफड़े को ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे चलिए ये हो गया, ठीक। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है एपिग्लॉटिस, ये है एपिग्लॉटिस, ये है लैरिंक्स, ये है लैरिंक्स, ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, श्वास नली, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस हम पढ़ चुके हैं कि ये कंठ के ऊपर पाया जाता है और ये क्या करता है, तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। लैरिंक्स का काम क्या होगा, तो लैरिंक्स क्या करेगा, वॉइस को प्रोड्यूस करता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। और अगले इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या करेगी, तो ट्रेकिया जो है ये एयर को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये है ट्रेकिया, तो ये एयर को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करेगी। और यहाँ पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो लाइन जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, यह कार्टिलेज है। ये क्या है, तो ये कार्टिलेज है, इसको कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इसको कहते हैं काचाभ, काचाभ उपास्थि, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी यहाँ पे ट्रेकिया, नेक्स्ट हेडिंग होगी श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगी श्वास नली। अब यहां पर देखोगे कि जो श्वास नली है, तो ये क्या करेगी, तो ये वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है, पहुंचाती है, ठीक है। वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। और यहाँ पे काचाभ उपास्थि पाई जाती है। और ये जो काचाभ उपास्थि है, तो ये सी आकार की होंगी, ये ऐसे सी आकार की होंगी, ये पूरी तरह से राउंड नहीं होगी। तो जो ट्रेकिया है आप देखोगे तो ये आगे की तरफ से जो है इसमें छल्ले होंगे, पीछे की तरफ से छल्ले नहीं होंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसमें इसमें क्या पाई जाती है, तो इसमें हेलाइन, हेलाइन कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, पाई जाती है। यह सेमी सर्कुलर होती है, यह अर्धवृत्ताकार होती है। ये कैसी होंगी, अर्धवृत्ताकार होंगी। ये सी आकार की होती है, सी आकार की
होती है। तो ये हेलाइन कार्टिलेज क्यों लगाई गई है? ताकि ये जो है ये एयर के अब्सेंस में ये पिचक ना जाए, पंचर ना हो जाए। ठीक है, अगर पिचक जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर एयर नहीं जा पाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करती हैं, ये ट्रेकिया को, ये श्वास नली को मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद मेन ट्रेकिया जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। ये जो दो पार्ट हैं इन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, और इसके बाद फर्दर ये अंदर जाके फिर डिवाइड हो जाएंगी। तो ऐसा कितनी बार ट्रेकिया में डिवाइडेशन होता है? तो हम कहेंगे कि ट्रेकिया में जो है कुल 23 बार विभाजन होता है, कुल 23 बार विभाजन होता है और तब ये जाके एल्वोलाई से मिलती है। ये जो गोल गोल संरचना आपको दिख रही है इसे कहा जाता है एल्वोलाई, इसे कहा जाता है वायु कूपिका। ठीक है, इसे कहा जाएगा वायु कूपिका, एल्वोलाई कहा जाता है इसे। क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लोगे कि ट्रेकिया जो है ये क्या करेगी, ये एयर को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें सी आकार की कार्टिलेज पाई जाती है जिससे कि ये मजबूत बनी रहती है, ये पंचर नहीं होती है, ये पिचकती नहीं है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है तो इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और जब फेफड़े के अंदर इसमें टोटल कितनी बार डिवीजन होता है? तो आंसर होगा कि 23 बार इसमें विभाजन होता है और तब जाके ये एल्वोलाई से जुड़ती है। एल्वोलाई क्या है? तो एल्वोलाई जो है ये फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है या फेफड़े की संरचनात्मक इकाई है। ये वायु कोश है, इनमें वायु भरी हुई होती है। ठीक है, वायु भरी हुई होती है। क्लियर इतनी बात? तो इसको नोट करोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लोगे। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं लंग्स की, फेफड़े की। लंग्स, फेफड़े, तो इनकी संरचना, फेफड़े की जो संरचना है तो कैसी होगी? तो स्पंज के समान होती है, स्पंज के समान होती है। ठीक है, रंग कैसा होता है? फेफड़ों का रंग होता है गुलाबी, पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक कलर का होता है। फेफड़े का जो रंग है वो पिंक कलर का होता है। और यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, इस डबल मेम्ब्रेन को प्लूरा कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्लूरा। ठीक है, इसे कहते हैं प्लूरा। इसके बाद देखोगे कि एल्वोलाई जो है तो फेफड़े की ये क्या है, कार्यात्मक इकाई है, वायु कूपिका फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है। ये करती क्या है? तो यह रक्त को शुद्ध करती है, यह रक्त को शुद्ध करती है। इसमें हम लिख सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि लंग्स का फंक्शन क्या है तो आंसर होगा कि लंग्स का फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त को शुद्ध करना। और इससे पहले हमने जब किडनी के बारे में पढ़ा था तो उसका फंक्शन होता है रक्त को फिल्टर करना, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो कौन करता है? तो आंसर होगा कि वायु कूपिका करती है। ठीक है, एल्वोलाई करती है। एल्वोलाई कितनी पाई जाती हैं? तो आंसर होगा कि लगभग 70 करोड़ एल्वोलाई पाई जाती हैं। फेफड़ों में लगभग 70 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, 70 करोड़ वायु कूपिका
पाई जाती है। ठीक है, 70 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। और वायु कुपिका को फेफड़े की क्या कहा जाता है? तो वायु कुपिका को फेफड़े की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये धसा हुआ है, इसको कार्डियक नोच कहते हैं। और यहीं पे क्या होगा, यहीं पे हार्ट जो है वो आपका बाईं साइड में लगा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, बायां फेफड़े में दो लोब होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, और लेकिन जो दायां फेफड़ा है तो इसके इस तरह से तीन पार्ट होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि फेफड़े का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्पंज के समान होता है। इसमें लगभग 70 करोड़ जो है वो एल्वेलाई पाई जाती हैं, जो क्या करेंगी, गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं, गैसों को एक्सचेंज का कार्य करती है। इसके बाद जब आप देखोगे तो यहीं पे पाया जाता है एक डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम पाया जाता है, इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम अब होगा क्या कि जब हम इनहेल करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको, कि जब हम इनहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे, तो जब हम सांस लेंगे तो ये जो वॉल्यूम है इसका, ये जो कैविटी है यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायफ्राम जो है वो नीचे खिसकेगी। और जब हम एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे, तो इसका वॉल्यूम कम होगा और डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ खिसकेगी। तो डायफ्राम का काम होता है वॉल्यूम को एडजस्ट करना। इसका काम होगा वॉल्यूम को क्या करना, एडजस्ट करना। सांस लेने के दौरान और सांस छोड़ने के दौरान ये ऊपर और नीचे खिसकती है। ठीक है, ये ऊपर और नीचे खिसक जाएगी। क्लियर इतनी बात? ठीक, ये ऊपर और नीचे खिसक जाएगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे इनहेल करते समय क्या होगा इसमें, इनहेल, तो इनहेल करते समय क्या होगा, तो इनहेल करते समय आप देखोगे कि फेफड़े के अंदर का जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो जो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। एयर जो है, तो एयर हमेशा किधर फ्लो होगी, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से किधर, लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तो सांस फेफड़े के अंदर जा रही है। तो इनहेल करते समय हम कहेंगे कि जो प्रेशर ऑफ लंग्स है, जो फेफड़े का प्रेशर है, ये बताओ लो होगा कि नहीं होगा। तो फेफड़े का प्रेशर लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी तो फेफड़े के अंदर ये गैस जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी, और जब हम इनहेल करते हैं तो फेफड़े के अंदर का जो प्रेशर है ये कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और तब जो है एयर एंटर कर जाएगी, एयर जो है वो एंटर कर जाती है। और जब एयर एंटर करती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। और ये जो डायाफ्राम है ये क्या होगी, तो डायाफ्राम नीचे खिसक जाएगी, डायाफ्राम नीचे खिसक जाती है, नीचे खिसक जाती है। इतनी क्लियर हो गई बात? तो जब हम सांस लेंगे, ऐसे सांस लोगे, तो डायफ्राम नीचे खिसकेगी और कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? इनहेल करते समय, सांस लेते समय, इसको कहेंगे सांस लेना। ठीक है,
तो सांस लेते समय ऐसा होगा। क्लियर इतनी बात? चलो अब हम एक्सहेल की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सहेल की। जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्सहेल की कंडीशन में क्या होगा? तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो एयर जो है फेफड़े से बाहर की तरफ जाएगी, यानी अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। तो हम कहेंगे कि प्रेशर ऑफ लंग्स इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और अब क्या होगा? तो आयतन आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा। जो डायाफ्राम है ये ऊपर खिसक जाएगी, ऊपर खिसक जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो ध्यान रखेंगे कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम ऊपर खिसकेगी, ऊपर खिसकेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। चलो अब हम इसके बाद देखेंगे, अब हम इसके बाद इसको रफ करते हैं और अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो भी श्वसन है, वो जो चरण है वो उसके कितने हैं। ठीक है। और कौन कौन से चरण हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग्स में लिखेंगे श्वसन के चरण। श्वसन के चरण। श्वसन के चरण। तो पहला स्टेप आपका होगा ब्रीदिंग। पहला स्टेप होगा ब्रीदिंग। ठीक है। ब्रीदिंग। तो नॉर्मली जो श्वसन दर है, ब्रीदिंग रेट है, वो कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि ब्रीदिंग रेट 12 से 16 बार प्रति मिनट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि एक नॉर्मल मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आंसर होगा कि 12 से 16 बार सांस लेता है। ठीक है। और एक बार में अगर पूछे कि एक बार में 500 ml वायु कोई व्यक्ति लेता है, नॉर्मली एक बार में कितना? तो 500 ml वायु व्यक्ति लेता है। तो अगर 1 मिनट में देखें तो 12 पंजे कितना? 600। तो 1 मिनट में ये 6000 ml से लेकर 8000 ml तक वायु लेता है। या हम इसको ml को लिख सकते हैं 6 लीटर। 6 लीटर से 8 लीटर तक। क्वेश्चन समझो ध्यान से ब्रीदिंग का कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 16 बार होता है। एक बार में 500 ml वायु कोई भी व्यक्ति है वो लेता है। और अगर हम 1 मिनट का निकालें, 1 मिनट का है ये, तो 1 मिनट में 6 से 8 लीटर तक वायु जो है वो फेफड़ों के अंदर ली जा सकती है। क्लियर इतनी बात? लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ये वो रेट होता है। ठीक है। ये वो रेट होगा। समझ गए? इसको नोट करोगे। फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांस लेते हैं तो जो है कौन कौन सी गैसेस होती हैं और सांस छोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं कि छोड़ी गई सांस में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और सोचने वाला सवाल है कि आज तक हमने यही पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस होती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 गैस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नाक पे कोई फिल्टर नहीं लगा है कि केवल जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ही जाएगी। ऐसा नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर जाती है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, यानी आसपास उस एयर में जो कुछ भी होगा वो सब बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन यूज सिर्फ किसका होगा? तो यूज होगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। जब हम सांस छोड़ते हैं तो होता क्या है कि
ऑक्सीजन का एक ही बार में सारा का सारा यूज नहीं होता है, इसमें लगभग 4% ऑक्सीजन ही यूज में आती है, बाकी की जो ऑक्सीजन है वो बाहर वापस छोड़ दी जाती है। ठीक है, वो वापस छोड़ दी जाएगी। तो वही पूछते हैं कि वापस जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसमें कितनी मात्रा होती है। ठीक, तो इसको जरा लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लोगे कि जब हम सांस लेंगे तो एयर का कंपोजिशन कितना है, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो एयर का कंपोजिशन कितना है। ठीक है, तो ली गई सांस में आप देखोगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2, तो CO2 कितना हो जाएगा 0.03%। ये मेन गैसेस होती हैं। ठीक है, ली गई सांस में। अब जब छोड़ी गई सांस में क्या होगा, तो छोड़ी गई सांस में देखोगे तो नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता है, तो जितनी नाइट्रोजन ली उतनी ही बाहर निकाल ली जाती है। और ऑक्सीजन का आप देखोगे तो ऑक्सीजन का 4 से 5% यूज हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो हम इसमें कहेंगे कि ये 16 से 17% तक रह जाती है, और जो CO2 है ये 4% हो जाती है। देखिए ध्यान से जरा, तो हम कहेंगे कि एक बार में ऑक्सीजन कितनी यूज हो गई, तो हम कहेंगे कि एक बार में 4 से 5% ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, तो एक बार सांस लेने में 4 से 5% ऑक्सीजन का यूज होता है, और वही उतनी ही ऑक्सीजन कम हो जाती है, और CO2 जो है ये 4% जो है बढ़कर आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो छोड़ी गई सांस में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो आंसर होगा कि छोड़ी गई सांस में ऑक्सीजन जो है वो 16 से 17% तक होती है। छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो 4% तक होता है। और एक बार में कितनी ऑक्सीजन यूज की जाती है, तो आंसर होगा एक बार में 4 से 5% ऑक्सीजन का यूज होता है। क्लियर इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका। ठीक, चलो समझ गए। तो गैसों का ये क्या हो गया, ये गैसों का एक्सचेंज हो गया, गैसें आपस में एक्सचेंज हो गई। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ ब्रीदिंग का। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैसों का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस दूसरा जो स्टेप है ये है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरह से पूछते हैं। इसमें पूछेंगे कि बताओ ऑक्सीजन का परिवहन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, CO2 का परिवहन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, कि हमारे पास परिवहन के लिए दो ही गैसें हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला स्टेप हमारा इसमें होगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसमें आप देखोगे कि 98.5% ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन की जाती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा इसका परिवहन होता है। 98.5%
और बचा कितना, तो बचा आपका 1.5% जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा के द्वारा ये प्लाज्मा के द्वारा परिवहन की जाती है। बस इसमें इतना ही आपसे पूछेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, यहीं पे अगर आप दूसरा देखोगे CO2 का परिवहन, यहीं पे आप देखोगे CO2 का परिवहन, तो CO2 का परिवहन में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 70% CO2 जो है ये बाई कार्बोनेट के रूप में इसका परिवहन होता है। 23% जो CO2 है ये प्लाज्मा में घुलकर इसका परिवहन होता है, प्लाज्मा में परिवहन होता है। और 7% जो CO2 है हीमोग्लोबिन इसका परिवहन करती है, हीमोग्लोबिन द्वारा इसका परिवहन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अलग अलग ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 3 रूप में परिवहन होता है, बाई कार्बोनेट्स आयंस के रूप में प्लाज्मा में घुलकर और हीमोग्लोबिन के द्वारा। और जो ऑक्सीजन है तो इसका 2 रूपों में परिवहन होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा और प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लोगे जल्दी से। और फिर इसके बाद हमारा बचता है, इसके बाद बचेगा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, परिवहन के बाद फिर हमारा लास्ट जो चरण है, लास्ट स्टेप जो है वो बचता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हम कहेंगे इसमें कि यह कहां पे होता है, तो यह कोशिका में होता है, यह कोशिका के अंदर होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और क्या मिलती है, और एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पूछते हैं कि कुल कितने एटीपी अणु बनते हैं, कुल एटीपी अणु ये बनते हैं 38। एटीपी क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, एनर्जी करेंसी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कुल अणु 38। खर्च जो है, खर्च एटीपी अणु, इस प्रोसेस में कुछ 2 अणु जो है वो खर्च हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं नेट की, नेट एटीपी अणु जो है वो कितने, 36। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में जो नेट एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा 36 होती है। कुल कितने बनते हैं, तो 38 बनते हैं। एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा एटीपी अणुओं को कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनका नाम है। ठीक है, इनका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर इतनी बात, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने यहाँ पे श्वसन के चरण देखे, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों को देखा, फेफड़ों को देखा, ट्रेकिया को देखा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। और आज जो है हमारा ये श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, तो गाइस
कमेंट करके हमें जरूर बताना कि लेक्चर आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और प्रॉपर आप इसके नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द करंट अफेयर की क्लास शुरू होने वाली है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।